Dear students of BTech second year, I am Dr. Rohin Prasai, Associate Professor of Mathematics. I welcome to you on the 15th lecture on unit number 3. After 7 to 8 minutes, I will start the session. and 49. Very good morning. Roll number 1. वैदिक आवाज कम कर लेना बेटे. Roll number 26. $52. Roll number 4. Sachin Pandey. 56, 41. Shashank Pandey, Pradeep Jadoo. 28. 35. 48. 31. 40. 57. 38. 18. 53. 57. 18. फिर इसके बाद Krishnikant Yadav is also joining today. Very long time after this. Number 53, 54. बोलिए Sachin Pandey. Are you asking something? Yes, sir. Can you attendance? Tartavi Chauhan 25 and 21.
After 3 minutes, I will start this today's session. Roll number 33. कहिए सचिन पांडे, अरे कहिए। यस सर, बोलिए। यस सर। बोलो, तुम कुछ बोल रहे थे। नहीं सर, मैं तो कुछ नहीं बोल रहा था। ठीक है। प्रदीप जाटव का अटेंडेंस हो गया बेटे। आपके दो डिप्लोमा होल्डर्स हैं, एक तो रोहित लोनाने और ऋषिकेश पवार, ये दो लोग आ नहीं रहे हैं, जरा कांटेक्ट कीजिए। सचिन पांडे, यस सर, कॉन्टेक्ट में। इन लोगों का यदि ग्रुप पे नंबर आ गया हो तो जरा कांटेक्ट करिए और बोलिए इनको कि भाई क्लास क्यों नहीं अटेंड कर रहे हो। यस सर। ये रोहित लोनाने और ऋषिकेश पवार ने तो एक भी क्लास अभी तक अटेंड नहीं किए। चलिए मैं क्लास टीचर से बात करूंगा आज क्लास के बाद, क्या इशू है इनका। शशांक पांडे, तुम्हारा ई कैंपस आईडी क्रिएट हो गया हो तो यहाँ पे आप डाल दीजिएगा। फर्स्ट क्लास 19। यस सर, अभी नहीं हुआ है। ठीक है, जरा अनम्यूट करिए जो भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं। मैं फिर एक साथ 1 मिनट के बाद अनम्यूट करूंगा सभी को। 1 मिनट के बाद हम अपना सेशन स्टार्ट करेंगे। आज हमें वेव इक्वेशन को सॉल्व करने की मेथड सीखना है। टाइम मिल गया तो आज खत्म हो जाएगा, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस प्रॉब्लम को दोबारा कंप्लीट कराएंगे ताकि आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए, सेट हो जाए, क्योंकि इस बार हीट का और वेव का चांस ज्यादा लग रहा है मुझे। लाप्लास और पाइथन का तो रेगुलर क्लासेस में, रेगुलर टाइम में ऑलरेडी लास्ट ईयर के एग्जाम्स में, टिकट एग्जाम्स में आ चुके हैं क्वेश्चंस। इसका मतलब ये नहीं कि उनको नहीं करना, उनको भी रिवाइज करना है, लेकिन आपको इनको भी टच करना है। क्या होता है, स्टूडेंट जनरली ऑप्शन में ले लेते हैं कि यार 4 टाइप की प्रॉब्लम है तो हम 2 टाइप के करें। ऐसा नहीं बेटे, कोई भी आ जाएगा। 4 टाइप में से कोई भी एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली पूछा जाता है। फाइनल एग्जाम हो, टेस्ट हो, एमएसटी हो, उसमें जरूर पूछा जाता है। इसलिए तैयारी पूरी रखना है हमें, कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है। मैं छोड़ भी नहीं रहा हूँ एक भी टॉपिक आपको किसी भी यूनिट का, तो आपका भी ड्यूटी बनता है कि आप भी नहीं छोड़ें। ओके गाइस, टाइम हो गया है, हमें स्टार्ट करना होगा, स्क्रीन शेयर करना होगी। अभी तक की क्लासेस में, आज की क्लास में 27 स्टूडेंट रिपोर्ट हुए हैं, मेरे को मिला के 28। जस्ट मिनट, स्क्रीन दिखा सभी को। Have you seen the screen? Because from and it is to be sharing to all of you. It is shown to me. मुझे शो हो रहा है। तो आज का हमारा टॉक है, how can you solve hyperbolic equation? Hyperbolic equation, one of the most important type of hyperbolic equation is one dimensional wave equation. आप में से कुछ लोगों को, क्या ऑलमोस्ट सभी को मालूम होगा, क्योंकि स्कूल टाइम से वेव इक्वेशन पढ़ाई जाती है हायर क्लासेस में, जिसमें आप लोग देखते हैं स्ट्रिंग को जब हम लोग 2 एंड पर टाइटली टाई कर देते हैं और फिर इसके बाद बीच में किसी भी पॉइंट से स्ट्रेच करते हैं तो उसमें आपने देखा होगा एक वाइब्रेशन होने लगता है। वाइब्रेशन होने लगता है मतलब एक वेव जनरेट होने लगती है। तो जो वो वेव जनरेट होती है उसकी एक इक्वेशन होती है, वो चूंकि आपका वेव इक्वेशन, ये जो वेव होती है वो 2 डायमेंशनल होती है। 1 डायमेंशनल तो मिनिमम होती है, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, मल्टी डायमेंशन होती हैं। तो इसलिए हमारे को यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन करना है वो 1 डायमेंशनल हीट इक्वेशन के ऊपर क्वेश्चन करना है, जो कि 2 वेरिएबल का, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मिनिमली फंक्शन होती है, एक तो डिस्टेंस और दूसरा टाइम। तो व्हाट इज इट, हाउ कैन बी सॉल्व इट न्यूमेरिकली। जैसे कि अभी तक हमने पिछली क्लासेस में 3 प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। सबसे पहले हमने इस
पार्ट 2 के यूनिट 3 के उसमें हमने लाप्लास इक्वेशन को सॉल्व किया था, फिर इसके बाद हमने पॉइसन इक्वेशन को सॉल्व किया था, और हमने कल की क्लासेस में हम दोबारा रिवाइज करके आपको हीट इक्वेशन को भी सॉल्व करना बता चुके हैं। 53 ओके, एज यूजुअल मैनर में हम लोग अपना बेसिक स्टेप कॉमन रहते हैं। जो हमारा कॉमन स्टेप है वो कॉमन रहती है हर बार की तरह। इसमें भी अभी रिसेंटली किसी ने ज्वाइन किया है, इसका रोल नंबर क्या है? रोल नंबर 38 हो गया, इसका 38 हो गया, 33 मकान 33 हो गया, और 34 तो नहीं है ना। ओके, hyperbolic equations are connected with oscillatory systems। वही जो मैंने आपके सामने बताया, ऑसिलेटरी सिस्टम मतलब जिसमें ऑसिलेशन होता है। ऑसिलेशन कैसे होता है? सबसे सिंपलेस्ट ये है, कोई हम एक स्ट्रिंग को लें और दो एंड पे टाइटली बांध दें और उसको फिर स्ट्रेच करें, किसी एक पॉइंट को पकड़ के उसको स्ट्रेच करें, डोरी को खींचें तो ऊपर नीचे वाइब्रेशन करने लगती है। वाइब्रेशन मतलब ऑसिलेशन करने लगती है। सो ओके, उससे जो वेव जनरेट होती है उसको अपन वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन कहते हैं। इसका हाइपरबोलिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड एग्जांपल वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन होती है। उसकी इक्वेशन क्या होती है ये याद रखना होगी, डेल्टा यू बाई डेल्टा टी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर ऑफ डेल्टा यू ऑफ डेल एक्स स्क्वायर। वन डायमेंशन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक्स है, और यदि टू डायमेंशन है तो इसमें एक और वेरिएबल आ जाएगा वाई। ठीक है, तो टू डायमेंशन हो जाएगी। So it is the simplest example of hyperbolic equation. So its solution is the displacement function। हमें इसका solution निकालना मतलब ये displacement of the particle निकालना है किसी moment पर, किसी instant x पर और time t पे। So define for x from x equal to 0 to x equal to L। हमने मान लिया कि जो स्ट्रिंग है उसका एक एंड ओरिजिन पर है और दूसरा एंड x equal to L पर है, और टाइम हमारे लिए है 0 से लेके इंफिनिटी तक। सेटिस्फाइंग द टू बाउंड्री कंडीशंस। बाउंड्री कंडीशंस आपको बताइए, इसमें टाइम t 0 नहीं है, इसका मतलब ये बाउंड्री कंडीशन है। यदि इसमें t भी 0 होता तो वो इनिशियल कंडीशन हो जाता, जैसे आपको यहाँ पर बाद में बता रखा है। तो ये आपके सामने u ऑफ 0 t इक्वल टू u ऑफ l t इक्वल टू 0, एक बाउंड्री पे और दूसरी बाउंड्री पर, दोनों पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल जो है 0 है। क्योंकि इस पॉइंट पर पार्टिकल रेस्ट में होता है ओरिजिन पर, पहला एंड ओरिजिन और दूसरा एंड x इक्वल टू l, तो इसलिए उसका डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। इसलिए आपके सामने ये जो बाउंड्री कंडीशन है वो फिक्स है, राइट? इसमें किसी को शक? लेकिन यहाँ पर जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, x की कुछ वैल्यू देते हैं तो आपके सामने कोई ना कोई फंक्शन बनता है। वो मान लिया हमने, वो फंक्शन क्या है? f ऑफ x मान लिया, u ऑफ t ऑफ x 0 इक्वल टू 0। जो आपका इनिशियल टाइम है उस टाइम पर डेल यू बाई डेल टी मीन्स वेलोसिटी भी आपका 0 होता है। इसलिए आपके सामने ये इनिशियल कंडीशन है। ये आपका पहला स्लाइड कंप्लीट हुआ जिसमें हमने इसके इंट्रोडक्शन के बारे में आपको बताया कि व्हाट डू मीन बाय द हाइपरबोलिक इक्वेशन।
ये सेट कंप्लीट हुआ। फिर हम आगे बढ़ रहे हैं सॉल्यूशन की तरफ। बढ़े आगे। इस स्टेप में किसी को कोई डाउट है? ऋतिक, ऋतिक शर्मा, श्रेयांश, कैन आई प्रोसीड? शशांक पांडे, हैव यू टेकन द स्क्रीनशॉट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो आ रहे हैं हम लोग अपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की तरफ। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, कुछ बातें बहुत कॉमन चीजें हैं। लेफ्ट साइड में ये आपकी y एक्सिस के डायरेक्शन में अपन t टाइम t को मेजर कर रहे हैं, x एक्सिस के डायरेक्शन में अपन डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं। ये आपका पॉइंट ओरिजिन है। इसको हमने ओरिजिन पर फिक्स किया है, जिसके लिए i और j इक्वल टू 0 है। फिर उसके बाद एक एक वैल्यू से हमने आगे बढ़े हैं। i इक्वल टू 1, i इक्वल टू 2, i इक्वल टू 3, i इक्वल टू 4, i इक्वल टू 5, i इक्वल टू 6, and so on. We can continue this. So this is called second boundary condition. Along this line, u of l comma t equal to some function of t होगा, इसलिए इसको अपन ने psi of t मान लिया, जिसकी वैल्यू आपको 0 दे रखी है। तो ये आपकी सेकंड बाउंड्री है, जिस पर बाउंड्री कंडीशन आपको 0 दे रखी है, क्योंकि इस पॉइंट पर आपका पार्टिकल रेस्ट में होगा, इसलिए डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल आपका 0 हो, और इधर भी आपका रेस्ट में होगा, इसलिए यहाँ पर भी आपको ये वैल्यू 0 दे रखी है। लेकिन टाइम कुछ भी हो सकता है, इसलिए टी की वैल्यू आपको यहाँ नहीं बता रखी है। ये एग्जामिनर बोल देगा, आपसे पूछेगा कि इस इंस्टेंट पर क्या वैल्यू होगी, जो आपको बताना होगी। इनिशियल कंडीशन आप लोग यहाँ पर बेस में शो अप करेंगे, क्योंकि जो आपको जो वैल्यू दी होगी वो यहाँ पर ही मेंशन होगी। अब आगे बढ़े इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, क्योंकि मैं इसी स्लाइड पे यदि और डाल देता डाटा तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, इजी रहे दी विजिबिलिटी में, इसलिए आपको मैंने एक पेज में ये आपको शो कर रखा हूं। उनको मैंने अलो कर दिया है। ओके बेटे, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। सचिन पांडे, शशांक पांडे आल्सो। नेक्स्ट स्लाइड। Yes, sir. वही बात कही कि यहाँ पर आपका सोल्यूशन जो है ओपन एंडेड रीजन की तरफ आगे बढ़ेगा, ऊपर की तरफ से खुला होगा। ऐसे रीजन को अपन ओपन एंडेड रीजन कहा जाता है। जिसका एंड ओपन हो उसको अपन क्या बोलते हैं शशांक? जिसका एंड ओपन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? ओपन एंडेड रीजन। Sir, open-ended region. जैसे आपका आसमान, स्काई, वो भी एक किसका उदाहरण है? ओपन एंडेड रीजन का उदाहरण है। क्या आप आकाश को रोक सकते हो, बाउंड कर सकते हो? बोलो शशांक, रोक सकते No, हो? sir. नहीं रोक सकते हो ना? नहीं sir. वो है वर्ल्ड वाइड एग्जाम्पल है। ओके, गौरव चौहान बहुत बैड हैबिट सीख रहा है, तो पढ़ाई नहीं कर रहा है और टाइम पे क्लास में नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं बेटे, हम क्या बोले आपको, कितना समझाएं, सब्जेक्ट के अलावा भी सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं। Okay guys, bete, now to solve the equation 1, consider a rectangular region R in XT plane and divide it into a rectangular network of sides H along X direction and K along T direction। मैं आपके सामने वेरिएबल्स की वैल्यूज को, सिंबल्स को चेंज नहीं कर रहा हूं, ताकि आपको काम करने में कोई दिक्कत नहीं हो। कॉमन रख रहा हूं ताकि हमारा वर्किंग इजी हो, अंडरस्टैंडिंग सिंपल हो, तो फिर लॉजिक डेवलप होने में कोई तकलीफ नहीं होगी। ओके, वही मैं कह रहा हूं। तो टी के डायरेक्शन में अपन ने कॉमन डिफरेंस, इसी को अपन क्या बोलते हैं? फाइनाइट डिफरेंस की भाषा में कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो
टी डायरेक्शन मतलब वाई एक्सिस के दिशा में कॉमन डिफरेंस क्या ले रहे हैं शशांक? के ले रहे हैं। और एक्स की डायरेक्शन में कॉमन डिफरेंस क्या ले रहा है? एच ले रहा है। Am I right? जिसको अपन नेटवर्क की लेंथ भी कह सकते हैं। ये लेंथ है एच और ये के क्या है बेटे? ब्रेड्थ है। आ रही भाषा समझ में? मैं आपको हिंदी की भाषा में समझा रहा हूँ, सिंपल लैंग्वेज में सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। डिनोटिंग एम एस पॉइंट एक्स वाई को, एक्स वाई की जगह टी है, इसलिए एक्स टी को अपन किससे रिप्लेस करते हैं? आई एच एंड जे के से। एच सिंपली आई जे। और यदि सिंपल फॉर्म में कोऑर्डिनेट को लोकेट करना है, पोजीशन ऑफ द पॉइंट को लोकेट करना है, तो उसके लिए अपन आई और जे लेते हैं। बड़े आगे की नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप आपके सामने है। वही बात जो हमने पिछले 3 मेथड में भी सिखाई थी, बताई थी कि अब हम क्या करेंगे बेटे, जो भी हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं उनको हम फाइनाइट डिफरेंस से रिप्लेस कर देंगे और उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो हमारे पास एक कॉमन फॉर्मूला सॉल्यूशन निकालने का डिराइव हो जाएगा। तो आपको इस क्वेश्चन में, इस पार्ट में एक तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स की रिक्वायरमेंट है, जिसकी स्टैंडर्ड वैल्यू ये होती है। ये शशांक एंड सचिन आपको याद रखना होगी। आप चूंकि इस क्लास, इस यूनिट के कुछ इनिशियल स्टेज पे नहीं थे, इसलिए मैं आपको सभी को रिवाइज कर रहा हूँ ये चीजों को लेके। फॉर्मूले को सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव की वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू y, जिसको t बोलते हैं, उसकी वैल्यू होती है ui ऑफ j माइनस 1। एक याद रख लीजिए, दूसरी आप अपने आप याद रख लगेंगे, क्योंकि देखिए बेटे यहाँ पर आप चूंकि x के रिस्पेक्ट में वेरिएशन कर रहे हैं, डेरिवेटिव का मतलब वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 2 टाइम्स, 2 बार कर रहे हैं, तो आपका x में वेरिएबल होगा, x वेरी करेगा और y कोऑर्डिनेट आपका कॉमन रहता है, कांस्टेंट रहता है। ऐसा मैंने आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट बताया था फर्स्ट सेमेस्टर में और इस सेमेस्टर में भी, पिछले सेमेस्टर में भी, जो कि यहाँ पर हमने फॉलो किया है बेटे। तो आप देख रहे हैं j का मतलब y है, तो j की वैल्यू देख लीजिए, तीनों पॉइंट पर कॉमन है, मतलब कांस्टेंट है, लेकिन i की वैल्यू इसमें चेंज हो रही है। ठीक उसी तरह से अब इसका उल्टा आपके सामने y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव का फॉर्मूला लिखने में आपको आसानी होगी। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, x को फिक्स रखना है। फिक्स रखना मतलब i पर फिक्स कर देना है और j की वैल्यू इसी तरह से, y जो कोऑर्डिनेट y मतलब j है, तो j माइनस 1 इधर आएगा, j सेंटर में आएगा और j प्लस 1 उसके आगे आएगा। राइट? कोई शक इस फॉर्मूले को याद रखने का तरकीब भी मैंने बता दिया आप सभी को। एक बार फिर से इस यूनिट के एंड में है हम लोग, इसलिए मैं वापस दोहरा रहा हूं चीजों को, हर बार दोहराता हूं, यहाँ पर फिर से दोहरा रहा हूं आपके सामने। बस अब ये वैल्यूज आप दोनों की सब्स्टिट्यूशन कर दीजिए, जो भी आपका प्रॉब्लम दिया है। प्रॉब्लम करते समय हमें ये डेरिवेशन नहीं करना है, वहां पे तो हम जो अभी फॉर्मूला डिराइव करेंगे उसको डायरेक्ट यूटिलाइज करना है, बाउंड्री कंडीशन को ग्राफ में शो करना है और आगे बढ़ जाना है। ओके, ये स्लाइड्स हमारी पूरी हो गई। पिछली स्लाइड का सभी ने फोटो ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया? श्रेयांश, श्रेयांश बेटे, यस सर। अगली स्लाइड शो करूं? कोई मैं जो आपको कहा था उसी को मैंने किया, यहाँ पर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया। यहाँ पर t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, तो हमने डेल्टा 2u ऑफ डेल्टा t स्क्वायर की वैल्यू रख दी, राइट हैंड साइड में डेल्टा u ऑफ डेल x स्क्वायर की वैल्यू रख दी और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लिया। ये चीजें हर मेथड में कॉमन थी अभी तक की केसेस में। तो जो भी कांस्टेंट मल्टीपल की टर्म्स आ रही है उसको अलग से लिख लिया, उसको सेपरेट कर लिया, क्योंकि वो कॉमन आ रहा था, क्रॉस गुणा करोगे तो ये टर्म्स आपकी, इन टर्म्स में ये फैक्टर कॉमन आएगा, इसलिए इसको कॉमन ले लिया शशांक मैंने। और जिसमें कॉमन नहीं था, जिसमें केवल माइनस साइन कॉमन ले लिया बाकी की 3 टर्म्स में से। ऐसे आपके पास टोटल कितनी टर्म्स होगी? 6 टर्म्स। और इसको हमने शॉर्टकट फॉर्म में लिख दिया है। हमने k स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर को अल्फा
एज्यूम कर लिया, के बाय एच को अल्फा मान लिया, ये लिखा हुआ है आपके सामने, बाय पुटिंग अल्फा इक्वल टू के बाय एच। इस फॉर्मूले को और सिंपल करने के लिए हमने के बाय एच को अल्फा एज्यूम कर लिया, नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप में हमको ui j की वैल्यू j+1 की वैल्यू को लेफ्ट साइड में चाहते हैं, बाकी टर्म नहीं चाहते हैं लेफ्ट साइड में, तो बाकी सारी टर्म को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया, जिसको अपन मैथमेटिक्स की भाषा में, टेक्निकल भाषा में बोलते हैं मैनिपुलेशन किया, हिंदी में बोलते हैं उठापटक की, टर्म्स को उठापटक किया। और फिर इसके बाद हमने इसमें ये देखा कि ui j की टर्म्स में से ui j कॉमन ले सकते हैं, जिसमें से जो तुम कॉमन ले सकते हो उनको एक साथ लिख दिया और सरल फॉर्म में ये फॉर्मूले को हमने डिजाइन कर दिया आपके सामने और हाईलाइट भी कर दिया मैंने। ये आपका एक जनरल फॉर्मूला डिजाइन हो गया, जिसकी हेल्प से आप लोग जब भी आपको वेव इक्वेशन दी होगी उसका न्यूमेरिकल सॉल्यूशन एग्जामिनर आपसे करेगा, तो आप इस फॉर्मूले को यूज करके आंसर देंगे, जिसका यूज हम लोग एप्लीकेशन आपको बता रहे हैं आने वाली स्लाइड्स में, जिसको मैं ओरली कमेंट कर रहा हूं आपके सामने और डिक्टेट भी कर रहा हूं। दिस इक्वेशन 2 इज कॉल्ड द एक्सप्रेसिव स्कीम to solve wave equation and this formula is applicable if alpha equal to k by h where this is to be less than 1। ये जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू लेस देन 1 होना चाहिए, तभी आपका ये मेथड इस केस में अप्लाई होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे आए हम लोग। शशांक एंड श्रेयांश एंड गौरव चौहान, विशाल पंचेश्वर, मखान, टेल मी मखान, म्यूट करके बात करो। कोई बात कही मैंने कि अब इस फॉर्मूले को सिंपल बनाने के लिए हम अल्फा का सिलेक्शन इस तरह से करते हैं कि ये टर्म 0 हो जाए, दैट इज अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन c स्क्वायर। Hence the equation number 2 is simplified to this form। इस तरह से आपका ये फॉर्मूला और फर्दर सिंप्लीफाई हो जाता है। दिस equation provides an explicit scheme to solve the wave equation। Now this method is well explained by the following example। ये रहा प्रॉब्लम हमारे नजर के सामने, स्क्रीन के सामने। अब इसके साथ आपको h इक्वल टू 1 दे रखा है अप टू t इक्वल टू 1.25 सब्जेक्ट टू बाउंड्री कंडीशन, जिसमें आपको लेंथ स्ट्रिंग की दे रखी है 5 है, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 5 तक जाना है। हमने जब आपको ये मेथड सिखाई थी तो l ले ली थी और 2 आपके साथ इनिशियल कंडीशन की वैल्यू दी होगी। वेव इक्वेशन के केस में आपको 2 इनिशियल कंडीशन देगा। अभी तक के केसेस में हम लोगों ने 2 से ज्यादा इनिशियल कंडीशन को यूटिलाइज कर चुके हैं। तो श्रेयांश, यहाँ पर आपको जो ये फंक्शन दे रखा है डिस्प्लेसमेंट का, जो डिस्टेंस का फंक्शन है उसकी वैल्यू आपको डिफाइन होगी। इस तरह से कोई भी फंक्शन दे सकता है आपको क्वेश्चन में, एक्स स्क्वायर ऑफ 5 माइनस एक्स और ut ऑफ x, 0 इक्वल टू 0 होगी। ये वैल्यू हमेशा फिक्स होगी, ये इनिशियल कंडीशन।
क्योंकि इनिशियली पार्टिकल रेस्ट में होगा तो उसका वेलोसिटी 0 होगा। अब सॉल्व करते समय टाइम 10 मिनट का हम और आगे बढ़ा रहे हैं। अभी आज की क्लास में जितना सीख सकते हैं अपन आप लोग सीख लीजिए, फिर बाकी हम कल क्लास में फिर से हम क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे आपको। पहली स्टेप कॉमन है कि हम पहले हमारे प्रॉब्लम का स्टैंडर्ड प्रॉब्लम के साथ कंपैरिजन करते हैं और सी स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं। फिर इसके बाद हम फॉर्मूला लिखते हैं। अभी हमको ये मालूम नहीं है कि अल्फा की वैल्यू मिनिमम लेना है क्या लेना है, तो इसलिए हमें जनरल फॉर्मूला यूज करना है। ये रहा हमारा जनरल फॉर्मूला, जिसको आप और सिंपलीफाइड फॉर्म में यहाँ पर सी की वैल्यू रख दीजिए, सी स्क्वायर की वैल्यू रख दीजिए, तो आपके सामने इस प्रॉब्लम के कॉरस्पॉन्डिंग ये आपका फॉर्मूला रिड्यूस हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, एक्सप्रेटिव स्कीम का फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको आप लोग 2 नंबर देंगे। ये स्टेप कॉमन होगी इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। यहां तक क्लियर है सभी को? सचिन पांडे, अब इस स्लाइड पूरी नहीं हुई है, नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। वही जो हमारे को यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है, h = 1, therefore अल्फा = आपका क्या होता है, अल्फा का क्या फार्मूला होता है? शशांक जरा बताए मुझे। शशांक, सचिन पांडे, सर K/H। वेरी गुड। तो यहाँ पर ये अल्फा का फार्मूला के कैसे हो गया, h क्यों नहीं आ रहा है इसमें, बताओ सर H = 1 है। हाँ, h = 1 है, तो आपका अल्फा = k/h से आपका सिंपली अल्फा = k हो गया। मैंने आपका देखा है, आप जितने भी डिप्लोमाडर्स है, आपका माइंड बड़ा चार्मिंग है। आप यदि रेगुलर पढ़ाई करोगे तो आप बहुत अच्छे से सक्सेस होगे। इसलिए स्टडी को टच में रखना, भले जॉब कर रहे हो साइड में, जॉब कर रहे हो, दोनों कहीं जॉब कर रहे हो कि फुल्ली स्टडी कर रहे हो? सर स्टडी ही कर रहे हैं सर, नहीं कर रहे हैं। अच्छा, तो अच्छी बात है बेटे, पढ़ाई में पूरा ध्यान रखिए अच्छे से। तो क्योंकि हमने फार्मूला यहाँ पर फिर से रिकॉल कर दिया आपके सामने, क्या होता है इसलिए क्वेश्चन पूछा मैंने कि कई लोग पढ़ाई के साथ जॉब भी करते हैं। Okay, now to make this equation to as a simple, select alpha such that इस तरह से हम सिलेक्शन करते हैं कि ये जो uij का जो कोएफिशिएंट है वो 0 हो जाए, दैट इज आपका 1 - 16 अल्फा स्क्वायर = 0। क्योंकि हमें अल्फा की वैल्यू चेक करना है, वो लेस देन 1 होना चाहिए, होगी। सो यहाँ पर आपके सामने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है, तो k की वैल्यू 1/4 आ रही है। ये वैल्यू आप प्रीवियस इक्वेशन में फॉर्मूले में रख देंगे, तो आपका ये फॉर्मूला सिंपलीफाइड फॉर्म में आ जाएगा, प्रकट हो जाएगा। तो हम यहाँ के इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये वाला तीसरा नंबर का इक्वेशन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। वी आर to find the solution from t = 0 से t = 1.25 सेकेंड। हमें 0 से 1.25 सेकेंड तक इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ये हमारी टाइम लिमिट है। ओके, बढ़ रहे हैं आगे, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है, इसी तरह से अपने आप को प्रेजेंट करना है। बुक्स में इस तरह से प्रेजेंट नहीं किया है, इसलिए आपको जो मैं तरीका बता रहा हूं वो ये अडॉप्ट करना है। T का मतलब होता है JK, so therefore we are to find the solution from JK = 0। कुछ नहीं किया बेटे, यहाँ पर T की जगह JK सब्स्टिट्यूट कर दिया है ताकि हम J की वैल्यू निकालने में सक्षम हुए। इलिजिबल हैं आप, इलिजिबल हो पाओ। तो यहाँ पर आप लोग K की वैल्यू आपने फाइंड आउट किए, वो आप यहाँ पर रख दीजिए। शशांक, इसकी जगह भी रख दीजिए, यहाँ पर k की जगह 0.25 और यहाँ पर भी रख दीजिए 0.25 और इसको इससे डिवाइड करके सिंपलीफाई कीजिए, तो आपका फाइनली जो j की वैल्यू आएगी वो आएगी j = 0 से j = 5 तक।
आपको डिफरेंस 1 लेके चलना है। तो एक हो गया 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 एंड 4 से 5, जिससे आपको एक रफली आइडिया होने लगा है कि हम जब बात करेंगे तो हमारे पास कितने पॉइंट्स होंगे, कितने मैच पॉइंट्स होंगे, हमें कितने पॉइंट्स पर इस प्रॉब्लम का वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है, मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल हमें कैलकुलेट करना है। अब हम आ रहे हैं बाउंड्री कंडीशन की तरफ, उसको भी एनालाइज करेंगे इन्हीं सिंबल के टर्म्स में। जब हम इनिशियल और बाउंड्री कंडीशन और आपकी जो गिवन प्रॉब्लम है उसको एनालाइज कर लेंगे तो हमें उसका सॉल्यूशन निकालने में, ग्राफ बनाने में आसानी होगा। और ग्राफ बनाने के बाद तो बस हमको आई और जे की वैल्यू डिसाइड करना होती है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग फिर उस प्रॉब्लम का इस फॉर्मूला 3 को यूज करके सॉल्यूशन निकाल लेंगे। तो ये रहा आपके सामने बाउंड्री कंडीशंस। बाउंड्री कंडीशन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि टाइम 0 नहीं है। जब टाइम 0 होता है तो उसको इनिशियल कंडीशन कहते हैं। ओके गाइस, रखिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए। ये थी आपकी दी हुई बाउंड्री कंडीशंस, करिए इसमें सब्स्टिट्यूशन और आई जे के टर्म्स में इसको रिप्रेजेंट कीजिए। ये रहा हमारा आई जे के रिप्रेजेंट किया हमने आई जे के टर्म्स में। आई मतलब एक्स कोऑर्डिनेट 0 है तो 0 कामा टी का मतलब जे, तो 0 कामा जे इक्वल टू 0, और यहाँ पर आपका आई की वैल्यू 5 है, सो यहाँ पर 5 कामा जे इक्वल टू 0 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ जे इक्वल टू 0 टू जे इक्वल टू 5। यहाँ पर आपका जे और ये आई है वो मैच हो रहा है इस क्वेश्चन में, am I right? तो ऐसा मत समझ लेना कि हमेशा ये मैच होगा, ठीक है। यहाँ पर चूंकि आपको लेंथ की जो वैल्यू दे रखी है x इक्वल टू एल, एल इक्वल टू 5 दे रखा है, हो सकता है 4 भी दे सकता है, ठीक है, अकॉर्डिंगली। ओके, अब ये स्लाइड्स आपकी कंप्लीट हो गई। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे और फिर इसके बाद हम इनिशियल कंडीशन को एनालाइज कर रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ओके ऋतिक शर्मा, शशांक पांडे, श्रेयांश, क्लियर हुआ ये स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें? यस सर। पार्शियल डिफरेंशियल के न्यूमेरिकल सॉल्यूशन में स्टार्टिंग के प्रेजेंटेशन ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसका एनालिसिस ही इंपॉर्टेंट है। ओके गाइस, वही मैंने जो आपको ऑलरेडी कहा। अब हम इसी तरह से इनिशियल कंडीशन को एनालाइज करेंगे हमारी लैंग्वेज में, हमारे सिंबल्स में। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि क्या वैल्यू आपको एक्चुअल दे रखी है प्रॉब्लम में, फिर इसको आई जे के टर्म्स में लिखेंगे। बेटे आई की वैल्यू आपके पास अभी मालूम नहीं है क्योंकि इन जनरल है, यू आई ऑफ 0, आपके पास जे की वैल्यू इसमें 0 है तो 0 लिख दिया, एक्स की जगह आई रख दिया, आई स्क्वायर ऑफ 5 माइनस आई। सिंस h इक्वल टू 1 दे रखा है आपको, x डायरेक्शन में कॉमन डिफरेंस आपको दे रखा है 1, तो आपके लिए x का फॉर्मूला होता है IH होता है, am I right? तो आप देख रहे हैं बेटा h की वैल्यू इसमें 1 रख दोगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, i के बराबर हो जाएगी। इसलिए मैंने यहाँ पर x की जगह i माना है, i लिया है, इसलिए x की जगह i है। ओके, नेक्स्ट स्टेप, इस बात को हमने अलग अलग वैल्यूज के लिए स्पेसिफाई किया है। पहले i की वैल्यू 1 रखिए, फिर i की वैल्यू 2 रखिए, फिर i की वैल्यू 3 रखिए, फिर i की वैल्यू 4 रखिए। हमें कहां तक जाना है, i की वैल्यू 5 तक जाना है। रखिए इस फॉर्मूले में, तो आपके पास ये इनिशियल वैल्यूज दे रखिए जो आपकी एक्स एक्सिस की पर लाई करेगी, मतलब ये ग्राउंड वैल्यूज होगी। जब आप अभी ग्राफ बनाएंगे तो ये आपके पास ग्राउंड वैल्यूज है, am I right? 1 मिनट का टाइम बचा है आज की क्लास का। यहां तक सभी को सेट हो गया दिमाग में, इसको अच्छे से सेट कर लीजिए। अब उसके बाद एक और आपके पास इनिशियल कंडीशन है, उसको भी ट्रांसलेट कर ले हम अपनी लैंग्वेज में।
तो इसके पहले हमें यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की फाइनाइट डिफरेंस के टर्म्स में जो वैल्यू होती है वो हमें याद रखना होगी ui ऑफ j प्लस वन माइनस ui ऑफ j माइनस वन अपॉन